गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने पार्ट 2 पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 ट्रांसफॉर्मेशंस। कंटिन्यू हमारा टॉपिक चल रहा है और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था किस तरह से अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस चेंज होते हैं। टुडे वी शैल रीड हाउ टू चेंज नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपके सामने, तो मैंने अब हम नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब he will never forget me. She does not देखिए अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। इससे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव क्लासेस चेंज किस तरह से सेंटेंस चेंजेस होते हैं। देखिए जैसे अब नेगेटिव टू अफर्मेटिव चेंज करना है तो फर्स्ट सेंटेंस है ही विल नेवर फॉरगेट मी। इसका चेंज होगा ही विल ऑलवेज रिमेंबर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सी डज नॉट लाइक मी। इसका होगा सी डिसलाइक्स मी। वी आर नॉट इमॉर्टल। इसका होगा वी आर मॉर्टल। सी इज नॉट डल। इसका होगा सी इज एन इंटेलिजेंट। और लास्ट सेंटेंस है नेवर टेल स्पीक। इसका होगा ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। देखिए अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने चेंज किया ही विल नेवर फॉरगेट मी। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा ही विल ऑलवेज रिमेंबर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी डज नॉट लाइक मी। इसका अफर्मेटिव बनेगा सी डिसलाइक्स मी। वी आर नॉट मॉर्टल इमॉर्टल। इसका बनेगा अफर्मेटिव वी आर मॉर्टल। सी इज नॉट डल। इसका होगा सी इज एन इंटेलिजेंट। और लास्ट सेंटेंस है हमारा नेवर टेल अ लाई। इसका बनेगा ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अंडरस्टूड। इस तरह के सेंटेंस हमारे चेंजेस करने हैं नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आगे देखिए no sooner does he arrive than देखिए जैसे कि हमने बात की थी
नो सूनर देन वाले जो सेंटेंस होते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और नेगेटिव से जब उसको अफर्मेटिव चेंज करते हैं तो किसमें चेंज होता है, ये एज सुन एज वाले सेंटेंस में चेंज होता है। ठीक है, देखिए मैं सेंटेंस चेंजेस कर रहा हूँ। एज सुन एज, जैसा कि मैंने बताया सिंपल पास्ट की वर्ब है, ये सेंटेंस चेंज होएगा। एज सुन एज द बेल रैंग, कॉमा द बॉयज वेंट आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे डज है तो यहाँ पे हो जाएगा एज सुन एज ही अराइव्स, कॉमा he does himself। और लास्ट सेंटेंस देखिए हमारा, as soon as I had reached, comma I made objection। ठीक है, देखिए अब नो सुनने वाले सेंटेंस जो नेगेटिव के होते हैं, उस जैसा कि हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, नेगेटिव टू अफर्मेटिव चेंज करना। तो नो सुनने वाले सेंटेंस किस में चेंज होंगे, अफर्मेटिव के एज सुन एज वाले सेंटेंस में चेंज होंगे। तो जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस था, नो सुन रीड द बेल रिंग देन द बॉयज वेंट आउटसाइड, इसका होगा एज सुन एज द बेल रैंग द बॉयज, कॉमा द बॉयज वेंट आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो सुनर डज ही अराइव देन he does himself, तो as soon as he arrives, comma he does himself। और लास्ट सेंटेंस है, no sooner had I reached than I made objection, इसका होगा as soon as I had reached, comma I made objection। ये सेंटेंस no sooner to जो no sooner जो सेंटेंस होते हैं उसको as soon as में चेंज करते हैं, मीन्स अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आगे देखिए आप, she is not better than I, I am not more intelligent than you। She does not know she is not taller than he। देखिए जैसा कि हम नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस जैसा मैंने दे रखा है आपको, ये कंपैरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। और जैसे हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारा क्या है, जब भी अफर्मेटिव टू नेगेटिव चेंज करना होता है तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। उसी तरह से नेगेटिव टू अफर्मेटिव चेंज करना है तो हमें कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करना होगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, आई एम एज गुड एज सी। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, यू आर सो इंटेलिजेंट एज आई। और लास्ट सेंटेंस बनेगा, ही इज एज टॉल एज सी। ठीक है, ये सेंटेंस थे हमारे अफर्मेटिव टू नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, कुछ और टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, हम उससे भी डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास को समझ रहे थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कब किसको बोलेंगे और पॉइंट मास किसको बोलेंगे। ठीक है, तो हमने एक ट्रेन वाला एग्जांपल लिया था कि ट्रेन को एक कंडीशन में हम तो बोलते हैं कि आप पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ट्रेन एक बड़ा ऑब्जेक्ट है या लार्ज बॉडी है। ठीक है, तो उसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और पॉइंट मास क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो अगर उसके जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके कंपेयर में क्या है, स्मॉल है, और स्मॉल भी कैसे, नेग्लिजिबल है। अगर नेग्लिजिबल है तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट की साइज़ उसके वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसके कंपेयर में कैसी है, लार्ज है। क्या है, लार्ज है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिख लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि when size of moving object is very small, कितनी स्मॉल, तो नेग्लिजिबल, टू। ठीक है, तो उसकी साइज कैसी होनी चाहिए, तो व्हेन साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, टू कंपेयर डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, तो उसकी साइज, अगर किसी ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है, व्हेन साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल टू कंपेयर डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देन इट इज considered as point object। क्या कंसीडर करेंगे हम उसको, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर उसकी साइज कैसी है, उसकी साइज अब वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके कंपेयर में कैसी है, बहुत छोटी है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट is very large compared to distance traveled कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है, लार्ज है, किसके कंपेयर में, जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसके कंपेयर में कैसी है, लार्ज है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसको, बॉडी ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके कंपेयर में अगर उसकी साइज ज़्यादा है, उसकी साइज कैसी है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, मोशन के पैरामीटर को अफेक्ट करता है। ठीक है, अफेक्ट the parameters of motion। ठीक है, मोशन के पैरामीटर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये कोई ट्रेन है, इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट है, तो इसके अंदर हमने माना इसके अंदर 5 कंपार्टमेंट है। कितने कंपार्टमेंट है, 5 कंपार्टमेंट है। अगर ये ट्रेन ए लोकेशन से कहाँ पर जाती है, ए से जाती है बी पर, यानी बी फॉर बॉम्बे हम ले लेते हैं। ठीक है, ए से जाती है बी पर, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो इसकी स्पीड है 100
किलोमीटर पर आवर, कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है यानी ए लोकेशन से कहाँ पर जा रही है, बॉम्बे जा रही है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसको ए टू बी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हमने न्यूटन की जो एक इक्वेशन थी स्पीड की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उससे हमने निकाला कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 200 और स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। तो ए टू बी जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे और चेंज करके क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू, हमको फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी को ट्रांसफर कर दिया, एस इधर आ गया, तो डी ओपन क्या हो गया, एस। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया इसने 2000 किलोमीटर, ये 2000 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है 100 है, ये स्पीड होगी 2 से 2 कैंसल, यानी कितना टाइम लगा 20 आवर। कितना लगा 20 घंटे। यानी ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगी 20 घंटे में। अगर ट्रेन में कंपार्टमेंट हम बढ़ा दें, अगर हमने कोई एक दूसरी ट्रेन ले ली और उस ट्रेन की भी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर है, उसको भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 2000 डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है। अगर और उसके अंदर जो कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट कितने 10 कंपार्टमेंट है। कितने कंपार्टमेंट है 10 कंपार्टमेंट है। तो इसको भी यहाँ से यानी ए टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर इसकी स्पीड 100 है, डिस्टेंस कितना 2000 है, तो ए टू बी जाने में इसको भी कितना टाइम लगेगा, तो इसको भी यानी 20 घंटे ही लगेंगे, यानी 20 आवर ही लगेंगे। यानी इसकी जो साइज है, पहले उसकी साइज कितनी थी एल थी, अब उसकी साइज को जस्ट हमने डबल कर दिया, कितना कर दिया 2L कर दिया, यानी साइज को हमने डबल कर दिया। तो इसके साइज ने इसके मोशन को अफेक्ट किया क्या, तो इसकी मोशन को किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं किया। यानी मोशन के जो पैरामीटर है जैसे कि डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, उसको अफेक्ट करती है इसकी साइज। तो इसकी साइज ये जो मोशन के पैरामीटर है इनको अफेक्ट नहीं करती। अगर नहीं करती तो हम ट्रेन को क्या कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो इसकी जो साइज है वो मोशन के पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करती। पर दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे कि कोई एक पोल है, ठीक है, इस पोल की थिकनेस हमने माना 0.5 मीटर। कितना माना हमने 0.5 मीटर इसकी थिकनेस मानी, यानी इसकी चौड़ाई हमने मान ली 0.5 मीटर। अब कोई एक ट्रेन है, 5 कंपार्टमेंट वाली ट्रेन है हमारे पास, ये 5 कंपार्टमेंट है इसके अंदर, यानी 5 डिब्बे हैं इस ट्रेन के अंदर। अब इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, वही पुरानी स्पीड 100 किलोमीटर। अब इस पोल को, ये जो पोल लगा हुआ है पटरी की साइड में, जो प्लेटफॉर्म के साइड में जो पोल लगा हुआ है जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 0.5 मीटर है, इसको क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है, सपोज ये ट्रेन है, अब ये इसको क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया, जैसे इसको थोड़ा ओपन मोटा ले लेते हैं, ये हमारा पोल, ठीक है। अब क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये जो लास्ट पोर्शन है बैक साइड वाला वो कहाँ पर आ जाना चाहिए, यहाँ पर, और ट्रेन पूरी कहाँ पर आ जानी चाहिए, यहाँ पर। यानी इस पोल को इसने क्या कर दिया, क्रॉस कर लिया। और इसको क्रॉस करने में कितना समय लगा, तो हमने बोला 5 सेकेंड। कितना लगा 5 सेकेंड। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या कर दिया, इसके जो कंपार्टमेंट की जो संख्या है उनको इंक्रीज कर दी। यानी जो पहले हमने 5 कंपार्टमेंट लिए थे, अब हमने इसके अंदर जो कंपार्टमेंट ले लिए वो 10 कंपार्टमेंट ले लिए। कितने कंपार्टमेंट ले लिए 10 कंपार्टमेंट ले लिए, ठीक है। अब इस ट्रेन को क्रॉस करने में, इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कितना इसको समय लगेगा, तो इसने इसको क्रॉस किया, ये इधर आ गई ट्रेन 10 कंपार्टमेंट वाली, ठीक है। इसको क्रॉस करने में इसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो हमने देखा कि पहले इसकी साइज कितनी थी 5 कंपार्टमेंट वाली ट्रेन थी, अब कितनी कंपार्टमेंट वाली है 10 कंपार्टमेंट वाली है, यानी इसकी साइज कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो पहले कितना टाइम लगता था क्रॉस करने में 5 सेकेंड, तो अब कितना लगेगा, तो अब जस्ट डबल 10 सेकेंड। कॉमन सेंस की बात है, जनरल बात है कि पहले 5 कंपार्टमेंट थे, 5 सेकेंड लगा, स्पीड अभी भी इसकी भी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अब इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो इसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 10 सेकेंड, क्योंकि इसकी साइज क्या होगी, इससे जस्ट डबल होगी, स्पीड दोनों की सेम है। तो पर इस पोल को क्रॉस करने में इसको टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, और इसको टाइम कितना लगा 5 सेकेंड।
ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर इसकी ये जो डिस्टेंस है, ये जो ट्रेन को डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कितना ट्रैवल करना है, तो हमने बोला ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, क्रॉस कितना करना है, तो 0.5 मीटर क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमने कितनी ले ली 0.5। ठीक है। टाइम कितना लगा, तो टाइम कितना लगा, अगर इसकी स्पीड कितनी है तो इसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने क्या कर दिया स्पीड से डिवाइड कर दिया। तो स्पीड से अगर डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। और अगर हम यहाँ से अगर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा कि ये कितना 0.5 डिवाइड बाई 100 यानी 0.005 कितना आ जाएगा 0.005 सेकेंड। तो 0.005 सेकेंड, या हम कह सकते हैं अगर ये सेकेंड में वैल्यू है मीटर में वैल्यू है तो कितना लगेगा 0.005 सेकेंड। क्या आप अपनी जनरल लाइफ में भी अगर आप देखोगे कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अगर ट्रेन निकल रही है, अगर किसी पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, कितने भी कंपार्टमेंट हो उसके अंदर 5 कंपार्टमेंट हो या 10 कंपार्टमेंट हो, क्या 0.005 सेकेंड में उस पोल को क्रॉस कर लेगी क्या, तो 0.005 सेकेंड कितना कम टाइम है। एक सेकेंड में अगर हमने क्या कर दिया एक जीरो लगा दिया, आगे पॉइंट लगा दिया तो 0.1 हो गया। अब हमने इसको और जीरो लगा दिए, एक जीरो लगा दिया यानी 0.1 सेकेंड, यानी ये 0.1 से भी छोटा है। ठीक है, एक जीरो हमने और लगा दिया और इसका मतलब क्या हो गया, एक जीरो और लगाने से यानी 0.01 से भी ये छोटा है। तो क्या एक सेकेंड में 0.05 सेकेंड में कोई भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर लेगी क्या, तो नहीं करेगी। तो यहां पर न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं हुए, न्यूटन्स के लॉ यहां पर फॉलो नहीं हुए। क्यों फॉलो नहीं हुए, क्योंकि जो लॉ फिजिक्स में बने हुए वो ओनली फॉर किसके लिए बने हुए, तो पॉइंट मास के लिए या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही बने हुए। तो जो डिस्टेंस ओपन, जो हमने स्पीड का फॉर्मूला लगा के हमने टाइम को कैलकुलेट किया, यहां पर अगर हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो वो टाइम कैसा आएगा, कम आएगा। टाइम कैसा का, बहुत कम टाइम आएगा, जबकि टाइम लगता कितना है, ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यहां पर न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं हुए, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी लॉ बने हुए हैं वो पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये जो लॉ बना हुआ है इसको हम मॉडिफाई करते हैं और इसके अंदर हम जोड़ते हैं, ये वाला डिस्टेंस भी जोड़ते हैं। ठीक है, कि ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की साइज कितनी है, और फिर हम क्या करते हैं कि जो न्यूटन्स के लॉ बने हुए उनको क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं। तो जितने भी लॉ हमारे पास हैं वो सारे किसके लिए है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो अगर साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल टू कंपेयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर उसकी साइज कैसी है, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेरी लार्ज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको हम, बॉडी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो जो बॉडी ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, मोशन के पैरामीटर को अफेक्ट करती है, और मोशन के पैरामीटर को अफेक्ट करती है, इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, बॉडी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो इसकी जो लेंथ अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर इसकी जो साइज है इसको हमने छोटा कर दिया तो इसको क्रॉस करने में कम समय लग रहा है। यानी मोशन के पैरामीटर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, यानी मोशन के पैरामीटर को अफेक्ट करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बॉडी ऑब्जेक्ट। तो ये लास्ट क्लास में हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया था इसके बारे में, तो हमने देख लिया इसके बारे में। अब नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी हमको कौन सी पढ़नी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी दूसरा हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे पूरा कि वेक्टर एडिशन क्या होते हैं, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का रूल क्या है, वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो सारे हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिक्स में हमने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने मेजरमेंट में, यूनिट एंड मेजरमेंट में, उसमें हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा था हमने, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है, यानी हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, नेचर के कंपोनेंट होते हैं, और नेचर के जो कंपोनेंट है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये वाली क्या, एक तरह की लेंथ है।
ठीक है। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेट है, जिसको हम बोलते हैं मास बोलते हैं। तो नेचर के कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सके, उन कैरेक्टरिस्टिक्स या उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, यानी विच कैन बी मेजर। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सके ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और दूसरी हमारे पास एक क्वांटिटी होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी के इमोशन को हम मेजर नहीं कर सकते, किसी के दर्द को हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो जो क्वांटिटीज है वो कौन सी क्वांटिटीज है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो उसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, एक डिराइव क्वांटिटीज होती है। फंडामेंटल या बेसिक्स जो 7 होती है, 7+2 होती है, यानी 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हमने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, और उनको भी हमने 2 यानी उसके भी क्लासिफिकेशन कर दिए। और जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे फंडामेंटल हो या डिराइव हो, तो एक को हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे, और जो दूसरी टाइप की होगी उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। किसको स्केलर बोलेंगे और किसको वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे कि अगर हमको किसी को इन्फॉर्मेशन देना है, किसी को अगर हमको इन्फॉर्म करना है कि भाई ये कितना मास है, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया 5 kg। कितना, 5 kg। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड बताया। क्या बताया, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर, जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए या जिनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमको ओनली फॉर किसकी यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, उसके स्केल का यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी के का अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगाओ, इसके ऊपर फोर्स लगाओ। अब सामने वाला कंफ्यूजन में आ गया कि फोर्स कैसे लगाना है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि हमने उसको बोला 5 न्यूटन फोर्स लगाओ। तो 5 न्यूटन अगर फोर्स लगाना है तो उस फोर्स की हमको डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है कि किस डायरेक्शन में लगाना है, कि इस डायरेक्शन में लगाना है, इस डायरेक्शन में लगाना है, या इस डायरेक्शन में लगाना है, या इस डायरेक्शन में लगाना है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी अनिवार्य है या डायरेक्शन भी कंपलसरी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे और सेल ऑर्गेनल्स में भी हमने स्टार्ट किया था राइबोसोम, और राइबोसोम भी हमने लगभग कंप्लीट कर दिया था, बस उसके असेंबली और फंक्शंस के बारे में पढ़ना बाकी था। जैसे हमने लार्जर सब यूनिट वगैरह इनके बारे में देखा था। 70S राइबोसोम क्या होता है, टाइप्स के बारे में देखा था, 70S और 80S। जैसे 70S राइबोसोम्स की बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है, और कुछ ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था माइटोकॉन्ड्रिया और आपका प्लास्टिड। इसके बाद हमने देखा था 80S राइबोसोम के बारे में। 80S राइबोसोम जो होता है वो ओनली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर 2 यूनिट होते हैं जिससे मिलके आपका एक कंप्लीट मतलब राइबोसोम मॉलिक्यूल बनता है। जैसे आपका 70S है तो उसको बनने के लिए क्या चाहिए, आपका 50 और 30S चाहिए। वैसे वैसे आपके 80S को बनने के लिए क्या चाहिए, तो 60 और 40S लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट चाहिए, जो आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, फिर बाद में आपके एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम, और उसको हम नाम देते हैं 70S और 80S नाम देते हैं। और ये कैसे बनता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके बाद श्वेर्ट्ज़बर्ग कांस्टेंट क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो हमने पढ़ लिया था, जैसे आपका राइबोसोम जो होता है वो क्या कहलाता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ये हमने कहा था। तो क्यों राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि वो RRNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये बात हमने कर ली थी। और किसके 70S और 80S के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है और कितना परसेंटेज होता है, जैसे 60 से 65% आपका RRNA होता है किसके अंदर, 70S राइबोसोम के अंदर। जबकि आपका जो 80S होता है उसमें RRNA की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। मतलब कितनी होती है, 45%। जबकि प्रोटीन की बात करें तो 70S में प्रोटीन कितना होता है,
30 to 35%, जबकि आपके RNA जो मतलब ATS जो RNA मतलब वो होता है आपका ATS राइबोसोम, उसके अंदर प्रोटीन का कितना पार्ट होता है, तो 55% होता है, मतलब प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है किसमें, ATS में। ये सब हमने देख लिया था। उससे आगे हम बढ़ते हैं, लार्जर और सब यूनिट की बात कर रहे थे, उसी में हम ऐड करेंगे, कंटिन्यू करते हैं लार्जर सब यूनिट, इसके डिफरेंस को देख रहे थे हम। और दूसरा है आपका स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। अब लार्जर और सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हम एक सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं है, लेकिन हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका लार्जर सब यूनिट होता है वो हमेशा क्या होता है, अटैच टू मेम्ब्रेन। ये तो हमने देख लिया था, अटैच टू मेम्ब्रेन हमेशा क्या होगा, किसी मेम्ब्रेन से अटैच होगा। और किसी मेम्ब्रेन से कोई राइबोसोम का पार्ट अटैच है तो हमेशा हम उसको क्या कहेंगे, लार्जर सब यूनिट कहेंगे। और ये किसकी हेल्प से अटैच होता है, विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन। आप जानते हो राइबोफोरिन करके जो प्रोटीन होता है उसकी हेल्प से ये अटैच होता है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को देखें हम, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, मतलब किसी की सरफेस पे अटैच होगा लेकिन वो कुछ ऐसा बना हुआ रहेगा, कुछ ऐसा रहता है। तो यूँ समझ लीजिए ये वाली होगी आपके नीचे की तरफ हो जाएगी इसके मेम्ब्रेन, जिसकी सरफेस पे ये अटैच है सॉरी, और ये वाला इसके अंदर पार्ट। तो ये जो टनल होती है बीच में, इसको हम क्या कहेंगे, टनल है तो इसको टनल ही कहा जाएगा। और इसके अंदर 3 साइट होती है, आपको ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है ए साइट, दूसरी होती है पी साइट और एक होती है ई साइट। आपको किताबों में पी और ए ही मिल सकता है, बहुत सारी किताबें जिनके अंदर तीनों डिटेल में दे रखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके अंदर 3 साइट होती है। एक होता है ए साइट, दूसरा होता है पी साइट और तीसरा होता है ई साइट। और जबकि अपन स्मॉलर यूनिट की बात करें, ये क्या होता है, फ्री इन साइटोप्लाज्म। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं और फ्री रहते हैं, मतलब किसी मेम्ब्रेन से अटैच होते नहीं है। और इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ अटैच होगा आपके किससे, लार्जर सब यूनिट से, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ रहेगा। इसके अंदर बीच में एक स्टॉक लाइक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे क्या अटैच होता है, आपका मैसेंजर RNA अटैच होता है। आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं हम मैसेंजर RNA बाइंडिंग साइट। तो आपको ध्यान रखना हमेशा मैसेंजर RNA जो होता है सॉरी, जिसको हम क्या कहते हैं, mRNA भी कहते हैं। तो मैसेंजर RNA जो होता है वो आपके कहाँ पे अटैच होगा, आपके स्मॉलर सब यूनिट से ही अटैच होता है। किसके स्मॉलर सब यूनिट से, तो राइबोसोम से, क्योंकि हम पढ़ किसको रहे, राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम का ही कंटिन्यू पार्ट हमने किया था, ये राइबोसोम के बारे में ही है। तो आपको ध्यान रखना है, तो जो लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ए साइड, पी साइड और ई साइड, और एक होती है टनल। तो अब ये है क्या वो देख लेते हैं हम। तो जो आपकी ए साइट होती है इसको कहते हैं, ए साइट को क्या कहेंगे, तो जो आपकी ए साइट है इसको कहा जाता है अमीनो एसाइल साइट। इसको क्या कहते हैं, अमीनो एसाइल साइट, या इन अदर वर्ड्स या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं एक्सेप्टर साइट। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर साइट। मतलब जो भी अमीनो एसिड्स यहाँ पे आते हैं ट्रांसफर RNA से, उसको एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, आपका ए साइट करती है। इसके बाद है आपका पी साइट। अब ये पी साइट क्या होता है, तो इसको कहते हैं पेप्टाइडल साइट। इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइडल, या फिर इसको कहते हैं डोनर साइट। पेप्टाइडल साइट या फिर इसको कहा जाता है डोनर साइट। आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके फिर से जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे ये चीज़ें वापस आएगी। और एक होता है आपका ई साइट, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जिट। मतलब यहाँ पे ट्रांसफर RNA एम्प्टी हो जाता है और वापस चला जाता है। अब ये कैसे होता है वो जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तब इसके बारे में देखेंगे, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, एक लार्जर सब यूनिट, दूसरा है आपका स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अटैच टू मेम्ब्रेन। मतलब राइबोसोम का कोई भी पार्ट, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या किसी और की सरफेस पे मेम्ब्रेन पे क्या हो, न्यूक्लियस वगैरह अटैच हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लार्जर सब यूनिट। और स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है, हमेशा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री होता है। तो ये सब पास में कब आते हैं, तो जब ये पास में जुड़ के जब 70S या 80S राइबोसोम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, असेंबली ऑफ राइबोसोम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये तीनों साइड भी ध्यान रखनी है, किसके अंदर, लार्जर के अंदर, ए साइड, पी साइड और ई साइड। और आपका जो स्मॉलर राइबोसोम होता है इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, जिसमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे क्या अटैच होता है, तो mRNA बाइंडिंग साइट होती है, जहां पे mRNA आपके आके क्या होता है, अटैच होता है। तो ये हो गया आपका लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। इससे आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे असेंबली
असेंबली ऑफ राइबोसोम। मतलब ये जुड़ते कैसे हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ते कैसे, और वो प्रोसेस होती कैसे, और कौन कौन से आयंस या एंजाइम्स किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम पढ़ेंगे। तो आगे आ जाएगा आपका असेंबली ऑफ राइबोसोम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इसी के अंदर राइबोसोम्स के अंदर, वो है असेंबली ऑफ राइबोसोम। मतलब आपका राइबोसोम असेंबल कैसे होता है, ये आपस में जुड़ता कैसे। जैसे लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ते हैं तभी 70S बनेगा या 80S बनेगा, लेकिन ये जुड़ते कैसे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो या तो एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री रहेगा और दूसरा मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा। तो असेंबली की बात करें अपन, तो जैसे यूँ समझ लो आपका ये स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है, और ये आपका लार्जर सब यूनिट है, और हम जानते हैं लार्जर सब यूनिट सॉरी हमेशा क्या होगा, मेम्ब्रेन से अटैच होगा। तो ये हो जाएगी कोई मेम्ब्रेन किसी की भी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर आपका न्यूक्लियस हो। तो जैसे ही यहाँ पे असेंबली की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और ये हो जाएगा आपका लार्जर सब यूनिट, किसका, राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट। अब ये आपस में जुड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक आयन की कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, और वो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए फिक्स क्वांटिटी में, जितना मैं यहाँ पे शो करूंगा। उससे ज़्यादा हुई तो भी और उससे कम हुई तो भी राइबोसोम्स के ऊपर डिफेक्ट आता है। जैसे हम राइबोसोम की असेंबली की बात करें, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, किस आयन की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मैग्नीशियम आयन चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन चाहिए, और इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 0.001 मोलार या मोल, 0.001 मोल। तो आपको ध्यान रखना हमेशा ये कि कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए मैग्नीशियम आयन का, 0.001 मोल। अब इससे ज़्यादा हो और इससे कम हो तो भी नुकसान होता है, वो भी हम देख लेंगे। तो जितना मतलब कंसंट्रेशन अगर 0.001 मोल और मैग्नीशियम आयन है तो ये दोनों मतलब स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट क्या होते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं, और क्या बनाएंगे, राइबोसोम बनाएंगे। मतलब ये हो जाएगा स्मॉलर और ये हो जाएगा आपका लार्जर सब यूनिट, ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा आपका राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम कोई भी हो सकता है, जैसे 70S हो या फिर आपका 80S हो, वो डिपेंड करता है कि कौन से लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़े। तो ये हो जाएगा आपका राइबोसोम। तो ये हो गया कंसंट्रेशन की बात। अब इसी कंसंट्रेशन पे हम देखते हैं, जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे 2 कंडीशन हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। तो हम कंसंट्रेशन की बात करें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, if concentration of magnesium ion is decreases, या अपन यूँ कह सकते हैं if concentration of magnesium ion is lower than 0.001 mol, क्या कहा हमने, if concentration of magnesium ion is lower than 0.001 mol, then राइबोसोम आर या राइबोसोम इज सेपरेटेड। मतलब ये आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे और क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम। जिसको हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, लोअर हो गया देन 0.001 मोलर, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में अलग हो जाएंगे। मतलब ये जुड़े हुए हैं समझ लीजिए। और कंसंट्रेशन क्या हो गया, लेस हो गया। किससे लेस हो गया, आपके 0.001 से क्या हो गया, लेस हो गया। इससे लेस होने पर क्या हो जाएगा आपके, इसको हम लेस लिख देते सीधे ही, 0.001 मोल से क्या हो गया, लेस हो गया। तो लेस होते ही क्या हो जाएंगे, ये आपस में डिसोशिएट हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे। ये स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगा और ये लार्जर सब यूनिट हो जाएगा और ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो आपको ध्यान रखना कंसंट्रेशन यहाँ पे मैटर करता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कंसंट्रेशन का दूसरा पॉइंट, इसमें हो जाएगा इफ, दूसरी कंडीशन है इफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इज मोर देन 0.001 मोल या मोलार। इससे क्या हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मतलब 0.001 मोल से ज़्यादा हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, इट फॉर्म डायमर। क्या बनाता है ये,
डाइमर बनाता है। अब ये डाइमर क्या होता है? तो डाइमर जो होता है वो क्या होता है, दो राइबोसोम मॉलिक्यूल आपस में अगर अटैच हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0.001 मोल से ज़्यादा है, यानी मोर है, 1 मोलर से ज़्यादा, किसका, मैग्नीशियम आयन का। तो ये क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। क्या बनाएगा, डाइमर। और डाइमर क्या होगा, जैसे यूँ समझ लीजिए ये आपके एक राइबोसोम यूनिट है और यहाँ पे दूसरा कोई यूनिट है, वो क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं हम डाइमर। और ये कंडीशन कब आएगी डाइमर वाली, जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोल से ज़्यादा हो जाता है, तब ये क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आते हैं आपके एक टर्म्स आती है जिसको कहते हैं हम पॉलीसोम, पॉलीसोम या फिर इसको कहते हैं पॉली राइबोसोम। अब ये क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि जब आपके लॉन्ग चेन बनी हो किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। किसकी, राइबोसोम की। तो लॉन्ग, जैसे हम बता देते हैं यहाँ पे, यूँ समझ लीजिए आपके ये मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड है। जब डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है, इसके बाद डीएनए वगैरह इनकी बात करेंगे। तो ये मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड है, इसके ऊपर कोड होते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका राइबोसोम, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट इसके ऊपर क्या है, लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ, यहाँ से इसको अलग कर देना, लॉन्ग चेन ऑफ राइबोसोम, लॉन्ग चेन ऑफ राइबोसोम्स ऑन मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम्स। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम क्या होता है। तो लॉन्ग चेन ऑन मैसेंजर आरएनए, मतलब राइबोसोम्स की लॉन्ग चेन होगी किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है असेंबली इसकी कैसे होती है। और असेंबली होने के टाइम अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होता है, मतलब या तो 0.001 मोल से कम हो जाए या 0.001 मोल से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है, कम हो जाने पर क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाता है या डिसोशिएट हो जाता है, मतलब आपस में बिखर जाएंगे। लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट क्या हो जाएंगे, आपस में अलग हो जाएंगे। और अगर क्या होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.001 मोल से ज़्यादा हो जाए, मोर हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, यह क्या फॉर्म करेंगे, डाइमर बनाएंगे। और डाइमर क्या होता है, जब दो राइबोसोम मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाता है, मतलब 70S दोनों होंगे, और ये 70S अगर आपस में जुड़ते, आपस में जुड़ जाते हैं मॉलिक्यूल, जिसके बाद स्मॉल और लार्जर सब यूनिट दोनों होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइमर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। और फंक्शन जो होता है इसका एक सिंपल फंक्शन है, आपको ध्यान रखना है, ये एक ही काम करता है और वो है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन वो करता कैसे, वो कॉम्प्लिकेट प्रोसेस जो है वो क्या है, कॉम्प्लिकेट है। तो इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो है फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। तो इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन लिखेंगे हम, वो है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपका राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस जो है हमने लिख दिया यहाँ पे सीधे ही, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। ठीक है, इजी लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस जब हम देखते हैं ये थोड़ी क्या होती है, बहुत ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, किसका, राइबोसोम्स का। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो आपको सीधा पूछा जाए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, तो आपको ध्यान रखना है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे करता है, तो ये थोड़ी प्रोसेस ज़्यादा है और हमारे पास टाइम कम है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका जो आगे आएगा उस सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा जो लास्ट चैप्टर नंबर 3 चल रहा था वो फिनिश हो चुका है। उसके
ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। उसके बाद जो मिसलेनियस के हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है उनको। अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली ग्रुप में या फिर किसी भी तरीके से मुझे टेक्स्ट करके वो क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं जो हमारा नया चैप्टर विच इज़ और चैप्टर नंबर 6 आपकी बुक का, लीनियर इनइक्वलिटीज़ जिसका नाम है और जिसको कहते हैं रैखिक असमानता है। अब पहली चीज़ कि ये लीनियर इनइक्वलिटी होता क्या है, तो व्हाट इज़ लीनियर इनइक्वलिटी। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा। इक्वेशंस का मतलब जहाँ पर भी हमको इक्वल टू साइन दिखता है दैट इज़ योर इक्वेशन। अब इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब जहाँ पर इस तरीके का फॉर्म होता है, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा होगा 2x + 3 = 4, ये ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना होता था। तब यहाँ पर क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहा गया है इसको, लीनियर इक्वेशन या फिर रेखिक समीकरण ही क्यों कहा गया। क्यों ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लीनियर का मतलब होता है वन, लाइन। लीनियर का मतलब वन मतलब जो भी वेरिएबल है, जो भी चर राशि है आपकी, x जो होता है, y जो होता है, z जो होता है, वो सब आपकी चर राशियों में आते हैं, वेरिएबल्स में आते हैं, जिनकी वैल्यू डे बाय डे चेंज होती रहती है। तो 2x + 3 या फिर इससे पहले आपने 9th में भी पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। वहाँ पर आप पढ़ते थे जैसे 2x + y = 7, तो x और y का वैल्यू फाइंड करो। इसके साथ में एक और इक्वेशन बनती थी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। एक इक्वेशन ये, उसके साथ में एक और दिया जाता था, पूरा एक सिस्टम देते थे लाइक +2y = 8 मान लेते हैं ऐसे रैंडम सा। और यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके। तो उसी तरीके से यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ यूज़ किया जाता है। अब इनइक्वलिटीज़ का मतलब क्या होता है, अगर किसी इक्वेशन में यदि कहीं पर हमको नंबर्स में इक्वल टू का साइन दिख जाता है, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग अ साइन ऑफ इक्वलिटी, एक कोई स्टेटमेंट जिनके अंदर इक्वलिटी का साइन हो, इक्वल टू आए, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। उसी तरीके से अगर किसी स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लेस देन या फिर ग्रेटर देन यूज़ होता है, या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ होता है, तो उस कंडीशन में उस जो भी स्टेटमेंट है उसको हम कहेंगे इनइक्वलिटीज़, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। दैट्स वाई उसको कहा है इनइक्वलिटीज़, जिसको कहते हैं असमानता है। रेखिक असमानता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x और y जितने भी होंगे उन सब की पावर जो होगी वो 1 होगी, लीनियर होगी, तो इसलिए इनको लीनियर इनइक्वलिटीज़ कह रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज़ कैसे सॉल्व किया जाता है इनको, मतलब वही है इक्वेशंस में जो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है ना, एज इट इज़ इनइक्वलिटीज़ को भी सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे जो फर्स्टली आते हैं आपके रूल्स पे, जैसे अब जैसे अगर किसी ट्राइंगल की बात की जाए, ए साइड, बी साइड, सी साइड, कोई भी रैंडम सा ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं ए और बी की लेंथ का सम कर देती हूँ तो वो जो लेंथ का सम होगा वो थर्ड जो तीसरी बची हुई साइड से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ऑब्वियसली ये दो साइड का सम है और ये सिंगल है, तो ऑब्वियसली ए + बी बड़ा होगा। सिमिलरली कोई भी दो साइड ले लो, लेंथ ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का जो सम होता है, लेंथ सम ऑफ लेंथ जो रहता है, या फिर उनकी कोई भी दो भुजाओं की लंबाई का योग रहता है, जैसे सी + बी ले लिया, वो ग्रेटर होगा, किससे बड़ा होगा, तीसरी जो भुजा बची हुई है, इस तरीके से बचा हुआ ए + सी, दैट इज़ ग्रेटर देन बी। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि कोई भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है, जैसे मैंने ले लिया इन दोनों के बीच का डिफरेंस b - a, वो c से बड़ा होगा या छोटा, तो इनका जो डिफरेंस है वो c से हमेशा छोटा होगा। कहने का मतलब कोई भी दो साइड्स का, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के लेंथ का जो डिफरेंस रहता है वो तीसरी लेंथ से छोटा ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लेते हैं तीन साइड है 5, 3, 6, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इससे तो छोटा ही होगा। अब ये कितना छोटा नंबर है, बट स्टिल इनका जो डिफरेंस है 1 विच इज़ लेस देन 3, तो ये एप्लीकेबल होता है यहाँ पर b - a = या फिर c - b इज़ लेस देन
a, या फिर क्या बचा b माइनस a इज लेस देन c। तो इस तरीके से है लेस देन ग्रेटर देन का जनरल लाइफ में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखते हैं ये तो हो गया सिंपल सा लेस देन ग्रेटर देन ये वाला सिस्टम। अब जैसे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ की बात की जाए तो ये बेसिक हमने पहले पढ़ा हुआ है कि न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, जैसे हमको पता है कि 5 और 7 में क्या रिलेशन है, दोनों में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 5 छोटा, तो 5 इज़ लेस देन 7, 5 जो है वो छोटा है 7 से। इस तरीके से 16 यहाँ पर मैंने ले लिया 22, 16 लेस देन है 22 से, यहाँ पर मैंने लिखा 56 और यहाँ लिखा 26, तो 56 इज़ ग्रेटर देन 26, और यहाँ पर मैंने लिखा 26, यहाँ लिखा 26, दैट इज़ इक्वल टू, क्योंकि वहाँ पर ना ये 26 बड़ा है ना वो 26 बड़ा है, दोनों ही इक्वल है। तो जहाँ पर भी लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, दैट आर योर इनइक्वलिटीज़। और अगर वेरिएबल्स की पावर अगर 1 है तो हम उसको कहेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो इसके बाद एक और चीज़ आती है बाय इनइक्वलिटी। बाय इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर रिलेशंस होते हैं, जैसे बाय इनइक्वलिटीज़। अब नीम से क्लियर है, जब इनइक्वलिटी कह रहे थे तो हमने कहा कि 6 इज़ लेस देन 7 या फिर 8 इज़ लेस देन 10। अब यहाँ बाय इनइक्वलिटी, बाय का मतलब होता है 2, बाय यानी कि 2, बाय इनइक्वलिटीज़ या फिर इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मे भी ऐसा कहे कि द्वि असमानता है, पर इससे समझ लीजिए बाय इनइक्वलिटीज़ क्या होता है कि जब भी दो इनइक्वलिटीज़ यूज़ की जाती है, दो इनइक्वलिटीज़ मतलब कि जैसे 6 है, इधर 7 ले लिया और इधर 8 ले लिया, तो 6 का 8 से क्या रिलेशन है, तो 8 जो होता है वो बड़ा होता है 6 से, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 6, और 6 और 7 के बीच का क्या रिलेशन, कि 6 जो है वो लेसर है किससे, 7 से, 6 जो है वो छोटा है 7 से, तो 6 इज़ लेस देन 7। तो यहाँ पर दो इनइक्वलिटीज़ यूज़ की गई, इसलिए इसको बाय इनइक्वलिटी कहते हैं। सिमिलरली ऐसा किसी में भी पॉसिबल है, 3 चीज़ें यूज़ कर ली, 15 ग्रेटर है, ये लेस है, तो ये कंडीशंस जो होती है वो बाय इनइक्वलिटीज़ कहलाती है। अब इसके बाद आता है आपका कि ये जो लीनियर इनइक्वलिटीज़ आती है उनको सॉल्व कैसे किया जाता है अगर वहाँ पर वेरिएबल्स है तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो वहाँ पर कुछ रूल्स हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि क्वांटिटीज तो बुक्स में आपको दे रखे बहुत सारे, जैसे ax प्लस बी है लेस देन सी, ax प्लस बी है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी है लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी है ग्रेटर देन इक्वल टू। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वलिटीज़, असमानताओं के कुछ एग्जाम्पल्स है कि इस तरीके के दिखता है ये इनइक्वलिटीज़। ax प्लस बी वाई मे बी पॉसिबल यहाँ पर 0, और मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर 0 ना कोई कांस्टेंट टर्म हो, ग्रेटर देन सी, लेस देन सी, या फिर लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो इस तरीके का फॉर्मेशन रहता है, सेम चीज़ रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट एग्जाम्पल है कि पैटर्न क्या रहता है। तो अब बात करते हैं एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, हम सॉल्यूशन निकालेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़ का। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़, इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे फॉर वेरिएबल इन वन वेरिएबल, जहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। सेम ही है जैसे हमेशा से करते आ रहे, जैसे 3x इज़ लेस देन 20, ये इनइक्वलिटी आपको दी है। तो आपको ये चेक करना है कि
कि ये जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो पहला तरीका ये होता है कि वैसे तो इसका सॉल्यूशन का तरीका आएगा, बट सपोज हमको नहीं पता तो हम कैसे करेंगे। 3x इज़ लेस देन 20, तो इसको क्या करेंगे हम x के प्लेस पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे। x इक्वल टू 0 रखा तो उस कंडीशन में क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 इंटू 0, 0 इज़ लेस देन 20। सही बात बोल रहा है, मतलब इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हमने x इज इक्वल टू 1 लिया तो क्या होगा, 3 इंटू 1 3 इज लेस देन 20। तो इसका कहना सही कि 3 तो 20 से छोटे होते हैं। इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन ने कहा वो बिल्कुल ही सही है। सेकेंड लिया x इज इक्वल टू 2, तो वहाँ देखा 3 2 ज़ा 6 लेस देन 20, तो यहाँ तक चलता गया। 3 लिया 6 3 ज़ा 18, 18 लेस होता है इससे। फिर x इक्वल टू 4 जैसे लिया 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 3 ज़ा 9, नाउ 3 4 ज़ा 12 20। और जब x इक्वल टू 5, मतलब ये सारी कंडीशन सही निकली अभी तक। x इक्वल टू जैसे 5 लिया तो क्या बना क्वेश्चन, 5 3 ज़ा 15, 15 लेस होता है 20 से, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। x इक्वल टू 6 पे चेक किया तो 6 3 ज़ा 18 लेस होता है 20 से, बिल्कुल सही कहा। फिर जैसे ही हमने x इक्वल टू 7 लिया तो ये बन गया 3 7 ज़ा 21 लेस देन 20। तो अब चेक करो 21 इज़ लेस देन 20, तो ये बात सही है या गलत है कि 21 20 से छोटा होता है। सरासर गलत है ये, 21 तो 20 से बड़ा होता है। तो ये चीज़ जो है रॉन्ग कही इसने। तो कहने का मतलब इसका जो स्टेटमेंट तब तक ही करेक्ट है जब तक हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या है, 0 से लगा करके 6 के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं इसको जब तक हमारी x का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। जब उसका वैल्यू 6 होगा या फिर 6 से छोटा होगा तब तक ये अप्लाई होगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे हम नेगेटिव में क्यों ना जाए, वो नंबर इससे छोटा ही होगा। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, मतलब इसके लिए, इस कंडीशन के लिए गिवन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब ये तो हो गया रफ एंड टफ मेथड, जो हमको नहीं पता अगर इसका सॉल्यूशन कैसे करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, बट हर टाइम पॉसिबल नहीं होता कि हम एक एक वैल्यू रख करके चेक करें। तो इसके लिए मेथड निकाला गया, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे तो देख लो आप, रूल्स है। पहली चीज़, रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वेशन। For solving an inequation, ठीक है। अब इनइक्वेशन क्या होती है, वही जिसके अंदर इनइक्वलिटीज होता है। जैसे जहाँ पर इक्वल टू आता है, जहाँ पर बराबर का साइन आता है, वहाँ पर हम कहते हैं दैट इज समीकरण, समान है, ठीक है। अब यहाँ पर असमानता आ जाती है तो इनको हम कह सकते हैं असमीकाय कहते हैं, असमीकाय। तो सॉल्विंग एन इन इक्वेशन, इन इक्वेशन का मतलब जो इनइक्वल है, इक्वल नहीं है, या तो लेस है या फिर ग्रेटर है, या फिर लेस और ग्रेटर, लेस और इक्वल दोनों ही है, तो इनको हम कहते हैं इन इक्वेशन यानी कि असमीका है। तो फॉर सॉल्विंग एन इन इक्वेशन यानी कि असमीका, ठीक है। फर्स्ट रूल जो रहता है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे सामने लिखा है, पहला रूल ये रहता है कि जैसे हमारे पास लिखा है a इज़ ग्रेटर देन b, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सेम नंबर को दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे ले लिया c ले लिया, तो इसमें मेरा मन किया कि नहीं मुझे यहाँ प्लस में c चाहिए, तो मुझे दोनों साइड प्लस c करना पड़ेगा, तो a प्लस सी b प्लस सी। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ, उसके दोनों साइड्स में प्लस सी करती हूँ या फिर कोई भी नंबर ऐड करती हूँ, सेम नंबर ऐड करती हूँ, तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो कहने का मतलब इन लैंग्वेज अगर कहें तो इक्वल नंबर्स में भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटीज़। तो ये जो इनइक्वलिटी यूज़ की जाती है, तो इनके दोनों साइड्स में सेम नंबर को, इक्वल नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी अलाउड है। a माइनस सी इज़ ग्रेटर देन b माइनस सी, आया समझ में। अगर ऐसा है तो ये चीज़ भी ये फॉलो करेगा। तो इक्वल नंबर कैन बी एडेड, समान नंबर को जोड़ा या घटाया जा सकता है
असमीका के दोनों पक्षों में इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। सेकेंड चीज़ आता है कि मल्टीप्लिकेशन की बात करी, a इज़ ग्रेटर देन b लिखा है, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो हम इक्वल नंबर को मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो a इज़ ग्रेटर देन b, तो सेम ही रहेगा ac ग्रेटर देन bc। इसी तरीके से डिवाइड भी किया जा सकता है, a इज़ ग्रेटर देन b, इसकी जगह पर अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं c से, तो वी विल गेट द सेम थिंग, दोनों चीज़ें एक ही है। तो इसकी जगह पर ये लिखा तो भी करेक्ट है, इसकी जगह पर ये लिखा तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है इसकी, फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई डिवाइड, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड्स में एक साथ, एक ही साइड करोगे तो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा रूल बचता है, तीसरा वही है जैसे फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन बताया था ना मैंने, तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही। हाँ, अब यहाँ पर क्या था कि मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी किया है वो सेम पॉजिटिव नंबर का है। यहाँ पर हियर c इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब c इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दैट इज़ पॉजिटिव, c इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका इनइक्वलिटी का साइन रहेगा वेदर इट इज़ लेस देन और ग्रेटर देन, वो रिवर्स हो जाएगा। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर बन जाएगा, ग्रेटर है तो लेस देन बन जाएगा। थर्ड वाला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। थर्ड वाला रूल है कि व्हेन बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नेगेटिव नंबर, इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड with same negative number, then क्या होगा, sign of inequality reversed, get reversed. If both sides are multiplied with same negative number then sign of inequality is reversed। मतलब कि if हमारा c कोई नंबर है या फिर d ले लिया, c हमने पॉजिटिव नंबर लिया था, फिर d कोई नंबर ले लिया विच इज़ लेस देन 0, कहने का मतलब d इज़ नेगेटिव नंबर। तो उस कंडीशन में अगर तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि a इज़ ग्रेटर देन b, और अगर हम उसके अंदर किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम कर देते हैं AD और इधर इसको कर देते हैं BD, तो उस कंडीशन में ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये ग्रेटर देन है, तो जैसे ही नेगेटिव नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है वो रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर का लेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डिवाइड कर रहे हो नेगेटिव नंबर से तो क्या हो जाएगा A/D और इधर B/D कर रहे हो तो ये जो साइन है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो d तो हमको पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो हमने ये चीज़ पहले ही मेंशन कर दी कि हमारा d कोई नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर इन द सेंस -3, -4, -5, कोई भी ऐसा नंबर अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं नेगेटिव का दोनों साइड में, नेगेटिव नंबर जब भी दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो उस कंडीशन में उसके साइन, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद है कुछ एग्जाम्पल्स, वो डायरेक्टली देखते हैं हम। अब जैसे ये इनइक्वलिटी वाला है ना, वो माइनस वाला, वो ज़रूर चेक कर लो। इसका एग्जांपल बता रही हूँ मैं। जैसे कहीं लिखा है 4 इज़ लेस देन 7, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई किया है, फिर डिवाइड किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -4 -7। तब रूल के अकॉर्डिंग क्या, ये लेस देन का साइन अब क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या सही कह रहा है कि नहीं, -4 बड़ा होता है -7, बिल्कुल सही बात ये कह रहा है। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स में, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, इसको करने की अगर हो सकते तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 30x इज़ लेस देन 200। यहाँ पर आपको जो मैंने रूल्स बताए हैं वो अप्लाई करते हुए x का वैल्यू फाइंड करना है। इस तरीके से जितने भी एग्जाम्पल्स बुक के हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।